हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम जीके। आज क्वेश्चंस की बौछार धड़ाधड़ फिर होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चंस था मैंने दिया था आपको लास्ट वीडियो में, उसका आंसर पहले विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहले समझ लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चंस और आंसर्स की बौछार की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से था, निम्नलिखित ग्रह में से सबसे ज़्यादा गर्म कौन है। ऑप्शंस उसमें थे, बुध था, ऑप्शन बी था शुक्र था, ऑप्शन सी था पृथ्वी, ऑप्शन डी था मार्स यानी मंगल। इसमें जो सबसे गर्म है वो है शुक्र ग्रह। हालांकि होना चाहिए बुध को, लेकिन जो ऐसा नहीं है। मान लीजिए, ये मैं इसको कुछ एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर से 5 किलोमीटर पर एक राम नाम का लड़का खड़ा है और एक 10 किलोमीटर पे श्याम नाम का लड़का खड़ा है। तो तुम्हारा घर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी है, लेकिन राम के पास गर्मी ना हो करके श्याम के पास ज़्यादा गर्मी है। ओके, इस तरह से कुछ अलग यहाँ पे साइंस का जो रूल है अप्लाई होता है। मतलब नज़दीक वाले जो सूरज के नज़दीक है वो सबसे गर्म नहीं है, जो सूरज से दूर है वो सबसे गर्म है। तो ये है, इसलिए काफ़ी अलग ये क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन पहला है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी है सोफिया, ऑप्शन सी है ब्रातिस्लावा, ऑप्शन डी है जुब्लजाना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। अब ये यूरोपियन संघ क्या है, ये इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो है एक यूनियन है, करीब 27 देशों का है। वैसे तो इसमें थे 28, लेकिन इंग्लैंड अभी एग्जिट हो जा चुका है, उसका ब्रेक्जिट हो चुका है, तो अब 27 बचे हुए हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लग्जमबर्ग सिटी में भी है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, कंफ्यूज मत होइएगा। लग्जमबर्ग एक देश है, लग्जमबर्ग सिटी एक शहर है, तो वो वहाँ की राजधानी है। देखिए ब्रुसेल्स ये है बेल्जियम की राजधानी, सोफिया जो है वो बुल्गारिया की राजधानी है, और ये ब्रातिस्लावा जो है ये स्लोवाकिया की राजधानी है, और जुब्लजाना जो है ये स्लोवेनिया की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 21 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 21 लाख वर्ग किलोमीटर। दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 21 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये द्वीप जो है किसके कंट्रोल में है, तो ये डेनमार्क के कंट्रोल में है, जो कि ऑटोनॉमस रीजन है। ऑटोनॉमस मतलब कि स्वायत्त शासन, मतलब उसका खुद का वहाँ चलता है। वहाँ पे डेनमार्क केवल नाम का ही है, थोड़ा बहुत उसका रहता है उसमें इंटरफेरेंस, बाकी वहाँ पे ऑटोनॉमी उसको मिली हुई है ग्रीनलैंड को। बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे ग्रीनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आपातकाल की जो घोषणा की गई भारत में वो है 3 बार, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट। 3 बार भारत में आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अब कब कब की गई है, तो ये की गई है, पहली बार जो की गई थी वो 1962 में चीन और भारत के युद्ध के दौरान की गई थी। और फिर दूसरी बार जो की गई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 वाले में, जब बांग्लादेश का नाम का एक देश का जन्म हुआ था। उस दौरान 1971 में
आपातकाल की घोषणा की गई थी। और फिर अगला जो हुआ था तीसरा, वो 1975 के आसपास हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने लगाया था। और जो आपातकाल है वो 3 तरह का मुख्यतः होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 2-3 शर्तें हैं, उसी के आधार पर लगाया जाता है, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए या सैन्य विद्रोह हो जाए। और ये संविधान के 352 के आर्टिकल के अंतर्गत उसके तहत किया जा सकता है। और जो राष्ट्रपति शासन है यानी राज्य आपातकाल, वो संविधान के 356 अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। और जो वित्तीय आपात है वो 360 अनुच्छेद के अंतर्गत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी यानी कि कैबिनेट सचिव का वेतन कितना होता है? ऑप्शन ए है 2 लाख, ऑप्शन बी है 2.5 लाख, ऑप्शन सी है 2,80,000, ऑप्शन डी है 3 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख। भारत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसका सैलरी 2,50,000 यानी 2.5 लाख होती है। और जो पहले कैबिनेट सचिव हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है NR पिल्लई, राइट। और ये IAS नहीं थे उस समय, ये IAS जो है वो ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, और अब IAS है यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभियोग द्वारा भारत के कितने राष्ट्रपति हटाए जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0, यानी कि आज तक के इतिहास में, आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो कि महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यवाहक महासचिव कौन हैं? ऑप्शंस इसमें है ए ऑप्शन है त्रिगवेली, ऑप्शन बी है ग्लेडविन जेब, ऑप्शन सी है बुतरस घाली, ऑप्शन डी है जेवियर पेरिज कुइयार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है ग्लेडविन जेब। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पूछा है कार्यवाहक महासचिव, ना कि सचिव पूछा है। यदि मैं यहाँ पे सचिव पूछता तो वहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होता, त्रिगवेली। लेकिन कार्यवाहक थे, मतलब कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उसके पहले कुछ समय के लिए किसी एक आदमी को बनाया गया था महासचिव का, तो उसको कार्यवाहक बोल दिया गया, जो कि ग्लेडविन जेब थे। अब ये रहने वाले कहाँ के थे ये सभी? तो ये सभी लोग जितने हैं ABCD, ये सभी महासचिव ही हैं। आप में से शायद किसी इनको नाम नहीं मालूम होगा, केवल त्रिगवेली को छोड़ करके। तो त्रिगवेली नॉर्वे के हैं, ग्लेडविन ये ब्रिटेन की हैं, और बुतरस घाली जो है ये मिस्र, जो पहले मिस्र के नाम से जाना जाता था, अब इजिप्ट हो जा चुका है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? यानी कि सबसे बाद में जो वेद आया है वो कौन सा है? ऑप्शन इसमें है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है सामवेद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अथर्ववेद, जो है वो सबसे लास्ट में आया है, यानी कि सबसे नया है कह सकते हो आप, राइट। देखिए यजुर्वेद में जो है उसमें गद्य व पद्य में लिखा गया है, जो कि इकलौता है ऐसा जिसमें गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया हो, ठीक है। और ऋग्वेद जो है ये विश्वामित्र ने इसको रचित किया था इसको,
ओके। और जो सामवेद है उसमें भारतीय संस्कृति भारतीय संगीत का जो है जन्म जो है वो सामवेद से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6। ओके। अब देखिए वेदांग होते क्या हैं। तो वेदांग कुछ नहीं, वेद का ही सपोर्ट करने के लिए लिखा गया है। तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, राइट। और वेदांग जो हैं वो कितने हैं? ये 6 हैं, इसको तो जान चुके हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं? तो वेदांग 6 हैं। और पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त और छठवां और अंतिम है छंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा निम्नलिखित में से किसके रचयिता के रूप में जाने जाते हैं? इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पुराण, राइट। और ये देखिए वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद मुख्यतः 13 हैं और वैसे तो खैर 108। अब सही क्या होता है ये आप मुझे बता सकते हो। और देखिए 18 जो पुराण है उनमें से केवल 5 में ही, यानी कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है, ठीक है। और केवल मत्स्य पुराण एक ऐसा पुराण है जो कि सबसे प्रामाणिक है और पुराना भी वही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो हर उपनिषद जो होता है वो वेद से जुड़ा हुआ है और वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बीजक, ऑप्शन बी है आगम, ऑप्शन सी है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आगम। आगम जो है जैन साहित्य को कहा जाता है। और बीजक क्या है? तो ये कबीर दास के द्वारा लिखी जो कुछ रचनाएं की गई थी उसको बीजक के रूप में जाना जाता है। और बीजक के 3 पार्ट थे, साखी, सबद, रमैनी, जिनको कि संकलित करके इनके शिष्यों ने बीजक के रूप में रख दिया है, वही हम लोग पढ़ते हैं बीजक। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? तो ये दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इज़ 11th। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैं क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एलन संडेजा, ऑप्शन बी है एलन गुथ, ऑप्शन सी है एब जॉर्ज लेमेंथियर और ऑप्शन डी है थॉमस गोल्ड और हमन बॉडी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एब जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंथियर। और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो रॉबर्ट बेगोनियर ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बेगोनियर ने किया था। बिग बैंग जो थ्योरी है उसका एक्सप्लेनेशन रॉबर्ट बेगोनियर। और जो ये डॉक्टर एलन सडेजा हैं इन्होंने भी दिया है यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है इसी बारे में अपना प्रिंसिपल जो है थ्योरी जो है दिया है, जो कि
पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में दोलन सिद्धांत बोलते हैं। और अलेन गुथ जो है इन्होंने भी दिया था इन्फ्लेशनरी थ्योरी, जिसमें कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और जो ये है क्या नाम है, थॉमस गोल्ड और हमन बॉडी हैं, इन्होंने भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अपना सिद्धांत दिया था। तो उस सिद्धांत का नाम था स्टेडी स्टेट थ्योरी। हिंदी में कहते हैं साम्य अवस्था का सिद्धांत या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था सिद्धांत। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है ओस्मियम, ऑप्शन सी है क्रोमियम और ऑप्शन डी है मरकरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और ओस्मियम जो है ये सबसे हैवी धातु है और क्रोमियम जो है ये सबसे हार्डेस्ट मेटल है, यानी सबसे कठोर धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे अच्छा विद्युत सुचालक है। क्वेश्चन है, सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है टंगस्टन और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। चांदी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, गुड ही नहीं सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कुछ इस ऑर्डर में है। सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा है, अच्छा कंडक्शन उसमें होता है। फिर होता है ब्रास यानी कि तांबा, फिर होता है एल्यूमिनियम में, फिर होता है टंगस्टन में। ये कुछ ऑर्डर हैं जो कि कंडक्टिविटी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? इसके ऑप्शन हैं 2 अप्रैल सन 2000, ऑप्शन बी है 8 मार्च 2005 और ऑप्शन सी है 4 नवंबर 2008 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, उसको राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इस 15, संविधान सभा ने जनगण मन को कब राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शंस इसमें हैं 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1957 और ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब चलिए 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसको एक्सेप्ट किया गया था। राष्ट्रीय झंडा के रूप में उसको घोषित किया गया था। और जो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। और कुछ एडिशनल जानकारी राष्ट्रीय गीत के बारे में दे दूं कि जो राष्ट्रीय गीत है इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है 1 मिनट 5 सेकंड है और ये किसी के लिए बाउंडेड नहीं है कि इसको कंपलसरी है। जैसे राष्ट्रगान वो बाउंडेड, उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, लेकिन इसके नहीं है उतना ज़्यादा कि इसको आपको बाउंडेशन हो, इसको आपको करना ही है। आपकी इच्छा हो करिए, आपकी इच्छा हो ना करिए, दैट डिपेंड ऑन योर सेल्फ। और जो 22 मार्च 1957 को जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर है उसको एक्सेप्ट किया गया था। और वो राष्ट्रीय पंचांग क्या है? वो शक संवत है। और जो शक संवत की शुरुआत होती है वो शुरुआत 22 मार्च को नॉर्मली होता है, लेकिन अगर लीप ईयर पा जाता है तो
22 मार्च को होने लग जाता। 22 मार्च शायद 21 मार्च को शुरू होता है, लेकिन अगर लीप ईयर पड़ जाता है तो 22 मार्च को होता है। थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने गलत बोल दिया है। 21 मार्च को शुरुआत होता है, लेकिन अगर लीप ईयर पड़ जाता है तो वहाँ पे 22 मार्च से शुरू होता है। अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं जनगण मन के बारे में। देखिए, जनगण मन को वर्तमान धुन जो दिया गया है वो INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित की गई थी। और तो उसके जो एक सिपाही थे उनका नाम था राम सिंह ठाकुर, जो कि कैप्टन थे। उन्होंने इसकी धुन को जो है बनाया था। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, क्विज के रूप में थे, हमने डिस्कस किए, काफ़ी अच्छा लगा। और आज का क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है नौजवान सभा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सोचिए, विचार करिए, थिंकिंग करिए, इमेजिन करिए और आंसर दीजिए केयरफुली। तो ये था आज का आपका इंटरेस्टिंग सेशन, ये भी ख़त्म हुआ। तो अब लेक्चर समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो टाटा बाय, गॉड ब्लेस यू।